हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। सो केजीएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और ये मेरी पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ाई नहीं बल्कि थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। बिल्कुल 2 मिनट की इंट्रोडक्शन मेरी और उसके बाद बाकी का इंट्रोडक्शन उस एरिया का जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेरी क्लासेस में। मैं केजीएस के प्लेटफॉर्म पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल इकोलॉजी ये दोनों एरियाज़ पढ़ाऊँगा। और इन दोनों एरियाज़ में जो मेरा पहला एरिया होगा वो होगा एनवायरमेंटल इकोलॉजी का। तो मैंने सोचा कि इसको बोलें कि ये ओरिएंटेशन क्लास है, लेकिन ओरिएंटेशन थोड़ा भारी भरकम लगता है और ओरिएंटेशन से हमें समझ में नहीं आता कि आखिर होगा क्या। तो मैंने सोचा कि इस सेशन को हम कहते हैं इंट्रोडक्शन सेशन। तो इस इंट्रोडक्शन सेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1-2 मिनट मेरा इंट्रोडक्शन, क्योंकि पहली बार आप लोगों के साथ मैं रूबरू हो रहा हूँ, तो 1-2 मिनट के लिए आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ, अब तक क्या करता आया हूँ और आगे हम लोग साथ में क्या कर रहे होंगे इन क्लासेस में। और उसके बाद एनवायरमेंटल इकोलॉजी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोडक्टरी लेवल पे, कि आप सिलेबस से फैमिलियर हो जाएं, सिलेबस के जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उन एरियाज़ के साथ आप फैमिलियर हो जाएं और फिर इस सिलेबस के इम्पॉर्टेंट एरिया को हमें करना कैसे है उसके साथ हम फैमिलियर हो जाएं। और चूँकि आप सारे लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म के कोर्सेज़ के साथ आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तो मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर नहीं बताऊंगा कि ये किताब पढ़ लीजिए, वो किताब पढ़ लीजिए। जो सिंपलेस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है एनवायरमेंटल इकोलॉजी को करने का, वो तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल कि क्लास पढ़ें, ये नोट्स पढ़ें, उसके अलावा ये पढ़ें और आपका हो जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई लंबी बुक की लिस्ट मैं बताने नहीं जा रहा, क्योंकि आप सारे लोग मेरी कोर्स को, मेरे क्लासेस को आप करने ही जा रहे हैं। तो वो सब उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी जो शायद इन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन ये क्लास, ये इंट्रोडक्टरी सेशन आप लोगों के लिए है। तो मैं इस तरह से ही इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा जैसे कि हम लोग इस क्लास में करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये एरिया क्या है, कैसे है। उसके बाद एनवायरमेंटल इकोलॉजी का प्रीलिम में क्या इम्पोर्टेंस है, प्रीलिम एग्ज़ाम में उसकी जगह क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि एनवायरमेंटल इकोलॉजी का मेंस एग्जामिनेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कौन से पेपर में आते हैं और उन क्वेश्चंस का नेचर, उन क्वेश्चंस का मिजाज कैसा होता है वो भी देखेंगे। अच्छा हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि आज का सेशन हम लोग प्राइमरीली हिंदी में रखेंगे, टेक्निकल टर्म्स हम लोग इंग्लिश में यूज़ करेंगे, लेकिन आगे जब मेरी क्लासेस होंगी तो एक हिंदी का बैच अलग होगा और एक इंग्लिश का बैच अलग होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंट्रोडक्शन का फ़ायदा उठा सकें, इसलिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी में होगी आज की क्लास की, और टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में होंगे जो आप सब लोग बड़े आराम से समझ जाएंगे। और जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल टर्म होगा उसको मैं आसान हिंदी में भी बताता चलूँगा, ठीक है। तो फिर जो दूसरी चीज़ हम देखेंगे वो है कि प्लेस ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी इन दी मेन एग्जामिनेशन, कि मेन एग्जामिनेशन में एनवायरमेंटल इकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह के, किस मिजाज के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनको हैंडल कर पाएंगे। फिर देखेंगे मेजर टॉपिक्स टू स्टडी फॉर द प्रीलिम, क्योंकि जब तक हम दायरे को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक यूपीएससी जीएस में हर एक एरिया इतना बड़ा हो सकता है, उसका विस्तार इतना बड़ा हो सकता है कि वो आपके प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकमात्र एरिया ले लेगा, जो कि बिल्कुल वाइज नहीं है, जो कि बिल्कुल बैलेंस नहीं है और अल्टीमेटली ये आपके प्रिपरेशन को डैमेज करेगा, ना कि स्ट्रॉन्ग बनाने के। तो इसलिए हमें किसी भी एरिया में, एनवायरमेंटल इकोलॉजी इंक्लूडेड, किसी भी एरिया में वी हैव टू ड्रॉ द बाउंड्रीज, कि एनवायरमेंटल इकोलॉजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। और बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करने के बाद हमारे लिए भी आसान हो जाएगा कि हम कहाँ पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट, अपना अटेंशन हम दे सकते हैं। फिर हम वही काम मेन एग्जामिनेशन के लिए करेंगे कि मेन एग्जामिनेशन के लिए मेजर टॉपिक्स क्या क्या हैं और फिर हाउ टू प्रिपेयर। हम और आप एक साथ इन क्लासेस में इस एरिया को
कैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे ये देखेंगे। तो इस छोटे से सेशन में इतना परिचय काफ़ी होगा। शुरुआत करते हैं मेरे अपने परिचय से, जो बहुत छोटा मैंने रखने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा परिचय बस आपको इतना पता होना चाहिए जिससे कि आप ये जान लें कि आपको कौन पढ़ाने जा रहा है। मेरी इस फोटो को इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल मेरे ही जैसा दिखता है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। 2002 से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता आ रहा हूँ। कोई भी साल किसी भी बैच का गैप नहीं हुआ, तो 20 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ और 20 साल में पता नहीं कितने ही बैचेस पढ़ाए होंगे, उसकी गिनती नहीं करते हैं। 2004 में एवोल्यूशन एडुकेयर की स्थापना हुई। मैं और मेरे साथ मेरे एक और मित्र ने मिलकर के एवोल्यूशन एडुकेयर की स्थापना की। वहाँ पे आज तक मैं एक्टिव हूँ एज ए टीचर, एज एन एकेडमिक डायरेक्टर, और 2023 से ऑफ कोर्स मैं खान ग्लोबल स्टडीज़ में भी जनरल स्टडीज़, एनवायरमेंटल इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस ले रहा हूँ और तभी आप लोगों के बीच हूँ। इस दौरान ऑप्शनल के अलावा मैंने जनरल स्टडीज़ में करंट अफेयर्स और एनालिसिस काफ़ी डिटेल में काफ़ी लंबे वक्त तक पढ़ाया है। एनवायरमेंटल इकोलॉजी काफ़ी लंबे वक्त से पढ़ाया है। इसके पहले कि ये यूपीएससी प्रीलिम के सिलेबस में शामिल हुआ, उसके पहले से मैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। आप सोचेंगे कि उसके पहले पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। उसके पहले एनवायरमेंटल इकोलॉजी के क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते थे। उसके पहले एनवायरमेंटल इकोलॉजी के क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर आ जाते थे, इस नाते पढ़ाना पड़ता था। साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस के लिए एनवायरमेंटल इकोलॉजी की अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए थी, एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए पढ़ाना होता था। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू के लिए भी एनवायरमेंटल इकोलॉजी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। और पिछले 20 साल से मैं लगातार एनवायरमेंटल इकोलॉजी इन सारे वजहों से पढ़ाता आ रहा हूँ। और 2011 से एनवायरमेंटल इकोलॉजी सिविल सर्विस के जनरल स्टडीज़ प्रीलिम और मेंस दोनों का ही हिस्सा बन गया। तो एनवायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ाने का एक और रीज़न जुड़ गया। लेकिन पढ़ाता आ रहा हूँ, जब से मैं सिविल सर्विस के लिए पढ़ा रहा हूँ तब से एनवायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे साथ खूब मेहनत करने वाले, खूब मन से पढ़ने वाले 2100 से ज़्यादा बच्चों ने तैयारी करते हुए सफलता अर्जित की है। जाहिर है कि तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या इससे बहुत ज़्यादा रही होगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अनफॉर्चुनेटली असफल कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी असफलताओं से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जो असफल रहे वो सफल होने के योग्य नहीं थे, तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ऐसा कतई नहीं था। ज़्यादातर असफल लोग किसी टेक्निकल वजह से, किसी स्ट्रैटेजिक वजह से रह गए, लेकिन मेहनत उन्होंने भी कम नहीं की थी। इंटेंशन उनका भी उतना ही प्योर था जितना कि सफल होने वाले कैंडिडेट्स का था। तो जब मैं अब क्लास लेता हूँ तो उन सारे लोगों के अनुभव, जो सफल हुए उनका अनुभव, जो असफल रहे उनकी गलतियों को भी एनालाइज करके उनके अनुभव से भी कुछ ड्रॉ करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो खैर 2100 से थोड़े ज़्यादा बच्चों ने यूपीएससी सिविल सर्विस और यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सफलता अर्जित की है। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उसमें से 9 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 अर्जित किया और 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बनाई। खैर, ये तो हो गई मेरे पास्ट की बात। भविष्य ये है कि भविष्य में आप लोगों में से मुझे खूब सारे लोग सिलेक्ट होते नज़र आने चाहिए। उसके लिए मेरी तरफ से जो कुछ होगा आई विल बी डूइंग दैट, और आपकी तरफ से जो कुछ होगा आप डालेंगे। आप अपनी पढ़ाई में वो उस शिद्दत के साथ लगे होंगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और जब हम और आप इक्वल पैशन के साथ लग जाएंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि रिज़ल्ट ना निकल के आए। रिज़ल्ट तो निकल के आएगी, और आप ही में से किसी का सिंगल डिजिट रैंक भी होगा, एंड हु नोज आप ही में से कोई टॉप भी करेगा। खैर, ये है भविष्य। अब हम लोग आ जाते हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी पे, ठीक है। तो जैसा कि हमने प्लान किया है कि सबसे पहले हम लोग प्रीलिम के एग्ज़ाम में एनवायरमेंटल इकोलॉजी की जगह, एनवायरमेंटल इकोलॉजी की इम्पोर्टेंस को देखते हैं।
तो प्रीलिम एग्जामिनेशन में एनवायरमेंटल इकोलॉजी 2011 में जुड़ा। 2011 में जुड़ने का मेन रीज़न ये था कि उस वक्त सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन भी जुड़ गया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम सिविल सर्विस के साथ होने लग गया। उसके साथ साथ ये ज़रूरी महसूस हुआ कि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के कैंडिडेट्स के लिए एनवायरनमेंट का एक सेगमेंट अटैच करें। तो खैर आने वाले वर्षों में एनवायरमेंटल इकोलॉजी का पोर्शन जुड़ गया और 2014 से 2014 से एनवायरमेंटल इकोलॉजी का इम्पोर्टेंस बढ़ता चला गया है। तो एनवायरमेंटल इकोलॉजी का अगर हम 2014 के बाद का इम्पोर्टेंस देखें तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे कि किसी भी साल 15 से 18 क्वेश्चंस आए हैं। तो उस तरह से अगर देखो तो ये हमारे प्रीलिम एग्जामिनेशन का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा एरिया इंडियन इकोनॉमी है। आप बस क्वेश्चंस गिन लो, जो स्टैटिक इंडियन इकोनॉमी है और जो करंट इंडियन इकोनॉमी है, दोनों को आप इंक्लूड करके देख लो तो इंडियन इकोनॉमी से आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो दूसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज़ एनवायरमेंटल इकोलॉजी। तो ये एनवायरमेंटल इकोलॉजी टॉपिक नंबर 6 के रूप में मेंशन है जीएस के पेपर में प्रीलिम में, और इससे ऑन एन एवरेज 15 to 18 क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो पिछले 10 साल के जो एवरेज क्वेश्चन हैं वो हैं मोर देन 16 क्वेश्चंस पर ईयर, क्योंकि 100 क्वेश्चंस ही होते हैं। तो अगर 16% क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि 16 क्वेश्चंस पर ईयर आ रहे हैं। और अगर हम पिछले 5 साल का एवरेज देखें तो 18 क्वेश्चंस पिछले 5 साल में पर ईयर आए हैं। पिछले 5 साल में कुल मिलाकर के 92 क्वेश्चंस एनवायरमेंटल इकोलॉजी से पूछे गए हैं। तो एवरेज बन जाता है हमारा 18 क्वेश्चंस पर ईयर का। तो अगर आप देखो तो लास्ट 5 ईयर्स में इस एरिया का इम्पोर्टेंस बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, जिन जनरल क्वेश्चंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लें, करंट अफेयर से अगर आप अच्छे से फेमिलियर हैं तो ये जनरल क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, जिनको मैं थोड़ा सा नॉन स्पेशलाइज्ड टाइप के क्वेश्चंस कहूँगा, नॉन स्पेशलाइज्ड। ओके, लेकिन क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब है कि वहाँ पे थोड़ी बारीक सी पकड़ होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर पे, और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे टीचर का रोल बढ़ जाता है, और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं खुद भी थोड़ा स्लो होकर के, थोड़ा आराम से और थोड़ी गहराई में जा कर के टॉपिक्स को टच करूँगा, इसलिए क्योंकि उस तरह की गहराई की ज़रूरत होगी वहाँ पे। डन। तो स्पेशलाइज्ड और नॉन स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस दोनों ही आते हैं। जहाँ तक नॉन स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस की बात है, जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी और अगर हम करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ते जा रहे हैं पूरे साल और उसको अगर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं तो वो एरियाज अच्छे से कवर हो जाते हैं। डन। क्वेश्चंस टेक्निकल हो सकते हैं, खासतौर पे जो हमारे स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टेक्निकल भी हो सकते हैं, और यहीं पे टीचर की ज़रूरत पड़ती है, और यहीं पे गाइड्स वगैरह थोड़े से फेल हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि रीडिंग लिस्ट में मैं किसी भी गाइड, किसी भी इस तरह के शॉर्टकट का जिक्र नहीं करने वाला हूँ। करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट रहेगा, और करंट अफेयर में भी आप देखेंगे कि कई बार छोटे मोटे टेक्निकल पहलू टच होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। जब हम क्लासेस कर रहे होंगे तो हर क्लास के साथ हम लोग पीछे पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे मुझे दिखाने का मौका मिलेगा कि देखो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी टेक्निकल है। अगर किसी ने जनरल पढ़ाई की होगी तो उससे ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं था। वी विल बी कमिंग टू दैट लेवल ऑल्सो। ठीक है। करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, और करंट बेस्ड क्वेश्चंस कम से कम 50% तो होते ही हैं। तो इसका मतलब है कि मेरी क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स जो आपके पोर्टल पे अपलोड हो रहा है उसको डेली बेसिस पे, और ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट और साइंस टेक के लिए डेली बेसिस पे आपको चीज़ों को स्कैन करते रहना होगा। और बेहतर ये होगा कि एक अलग से नोटबुक बना के वहाँ पे आप कंपाइल करते जाएं। दैट विल बी हेल्पिंग यू टू डील विद द रिमेनिंग 50% ऑफ दिस।
और जब एक बार आप क्लास करके अपने फंडामेंटल्स को अच्छे से बिल्ड कर लेंगे तो एक और बहुत अच्छी बात होने जा रही है कि न्यूज़पेपर में या न्यूज़पेपर के डेली कंपाइलेशंस में आपको जितनी बातें मिलेंगी वो चीज़ अचानक से समझ में आ रही होगी। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो ऑब्वियसली मैं उस पर एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहूँगा, राइट। आप पढ़ने के लिए उत्सुक रहिए, पढ़ाने के लिए मेरे मन में उत्सुकता की कोई कमी नहीं होगी। खूब मन से और खूब जम के हम लोग पढ़ाई करेंगे एक साथ, ओके। सिलेबस जो है, यूपीएससी सिलेबस को तो बस ऐसे ही थोड़ा सा दे देता है, कहता है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ लीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी पढ़ लीजिएगा और क्लाइमेट चेंज पढ़ लीजिएगा। लेकिन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी अपने आप में इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इतना बड़ा शब्द है कि इसमें सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो कहने के लिए बस 3 टॉपिक है कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज पढ़ लीजिए। लेकिन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कई ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो बेसिकली अगर आप देखें तो वो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के बॉर्डर लाइन पे होती है। जैसे इंटरनेशनल मैकेनिज्म होते हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कई बार लागू करने के लिए एक डिटेल्ड फंडिंग मैकेनिज्म, एक बहुत इलेबोरेट फंडिंग मैकेनिज्म बनती है कि अलग अलग कंट्रीज़ में जो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उनकी फंडिंग कैसे होगी, उन फंड्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, फंड का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी वगैरह। अब ये सब का भी मैकेनिज्म हमें थोड़े बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए। और ये वो टॉपिक हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली इन्वायरमेंट के दायरे में नहीं आते, लेकिन इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। कायदे से ये एडमिनिस्ट्रेशन, कायदे से ये इकोनॉमी के दायरे में आएंगे, लेकिन चूंकि इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं तो उनको भी हम कर रहे होंगे। तो ये बात हो गई ओवरऑल कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का प्रीलिम में क्या पोजीशन है। डिटेल में नहीं जा रहे, परिचय है, ये इंट्रोडक्शन है। डिटेल में जाने के लिए हमारे पास खूब सारी क्लासेस होंगी और खूब डिटेल में एक एक टॉपिक के सब टॉपिक में जाकर के हम लोग डिटेलिंग करेंगे। लेकिन डिटेलिंग हम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं करेंगे, डिटेलिंग हम एग्ज़ाम की बहुत शानदार तैयारी के लिए करेंगे। वो तैयारी जो कम से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता दे, तो वो वाली तैयारी करेंगे। और उस समय जितनी डिटेलिंग ज़रूरत होगी उससे 10% ज़्यादा ही डिटेलिंग करेंगे, उससे 1% कम डिटेलिंग हम नहीं कर रहे होंगे। चलिए तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि मेंस में क्या पोजीशन है एनवायरमेंटल इकोलॉजी का। तो मेंस में एनवायरमेंटल इकोलॉजी अपनी जगह पाता है कहाँ पे? एनवायरमेंटल इकोलॉजी अपनी जगह पाता है पेपर 3 में। पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी भी है, पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, पेपर 3 में एनवायरनमेंट भी है, पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, और पेपर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। इतने एरियाज हैं पेपर 3 में। और पेपर 3 का जो सबसे बड़ा एरिया है वो है इकोनॉमी। पेपर 3 में लगभग 50% क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी के होते हैं और बाकी के 50% के क्वेश्चंस इन एरियाज में बटे होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। एनवायरनमेंट से अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 2 क्वेश्चंस आते हैं या 3 क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चंस को आपकी तरफ से अपेक्षा होती है कि आपको एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स, जो कोर कॉन्सेप्ट हैं, वो अच्छे से पता हों। और कोर कॉन्सेप्ट के साथ ही बस चले गए तो फिर आप एनवायरनमेंट के पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट करते नजर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं अगर आप सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स लेकर गए हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको करंट इश्यूज पे भी काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मेंस के पहले जब मैं एनवायरनमेंट के बैचेस को दोबारा करूंगा तो उस समय करंट इश्यूज, इस साल के जितने करंट इश्यूज हैं उन सबको उस क्लासेस में शामिल करके और उनकी डिटेल्ड इन डेप्थ डिस्कशन होगी। ठीक है, तो करंट इश्यूज में मैं काफ़ी आप लोगों को हेल्प करूंगा। बाकी आपसे ये उम्मीद है कि आप भी करंट इश्यूज पढ़ते रहेंगे। सिर्फ एक तरफा अगर पढ़ाई होती है
तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी इफेक्टिव दोनों तरफ से अगर आप पढ़ाई करेंगे, और वो पढ़ाई जितनी इफेक्टिव होगी, बिकॉज अल्टीमेटली एग्ज़ाम आपको देना है। चीज़ों को आप रिटेन करके एग्जामिनेशन हॉल में ले जाएंगे, चीज़ों को आप रिकॉल करके एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो भागीदारी है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, वो मेरे कंट्रीब्यूशन से कहीं ज़्यादा हो, आपका पैशन लेवल मुझसे ज़्यादा हो। मैं ये कह रहा था कि करंट मैं कराऊंगा, इन डिटेल कराऊंगा, लेकिन आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरी जब एनवायरनमेंट की क्लासेस ख़त्म हो जाएं, उसके बाद जो डेली करंट में एनवायरनमेंट का कवरेज आपको मिलता रहेगा, आप उसकी अलग डायरी बना करके, और थीमेटिकली क्लाइमेट चेंज के सारे करंट अलग, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सारे करंट अलग, फॉरेस्ट से जुड़े सारे करंट अलग, ऐसे करके आप करंट को इकट्ठा करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और तब आप जब मेरी करंट वाली क्लास में बैठेंगे एनवायरनमेंट के करंट में, तो आपको कहीं ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि सारे टॉपिक पे एक बेसिक लेवल पे आपकी जानकारी बन चुकी होगी, और फिर हम लोग एक अलग लेवल पे चीज़ों को एनालाइज कर रहे होंगे, राइट। सो ये हो गई क्वेश्चन की बात कि आप गुड बेस ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स के साथ तो जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसके साथ नहीं जाएंगे। अगर इसके साथ जाएंगे तो एग्ज़ाम में, एग्जामिनेशन हॉल में डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ास्टर तो हो जाएगा। लेकिन अगर डिज़ास्टर को आप बचाना चाहते हैं तो आपको करंट इशू पे अपनी ग्रिप बनानी होगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छा करंट इशू ही पढ़ के चले जाएं और फंडामेंटल ना करें, तो हमेशा याद रखिएगा कि यूपीएससी के एग्जामिनर का इंटेलिजेंस लेवल कैंडिडेट्स के इंटेलिजेंस लेवल से थोड़ा ज़्यादा होता है। वो आपको इस तरह से एक ही क्वेश्चन में घेरेंगे जहाँ पे बेसिक्स और करंट दोनों को अमेलगमेट करके क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो दोनों में से कोई भी पार्ट हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई। तो अब आ जाइए कि सिलेबस यहाँ पे भी बड़ा मिसलीड कर रहा है, कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी और कॉन्जर्वेशन पढ़ के आ जाइए, और फिर कहते हैं कि कॉन्जर्वेशन पढ़ लीजिए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन पढ़ लीजिए, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ लीजिए। अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को देख लें तो आपको आराम से ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस इसके खूब बाहर से आए हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि यूपीएससी ने इन एरियाज़ का एनवायरमेंट इन मेंस, एनवायरमेंट इन प्रीलिम्स का सिलेबस इलेबोरेट किया नहीं है। और जब सिलेबस को यूपीएससी ने अपनी तरह से इलेबोरेट नहीं किया है तो वहाँ पे टीचर की भूमिका बढ़ जाती है। तो वहाँ पे एनवायरनमेंट के नॉलेज को लगा करके, और अब चूँकि ये एग्ज़ाम नए वाले पैटर्न पे प्रीलिम और मेंस काफ़ी हो चुके हैं, तो अब पिछले साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करके भी वी कैन गेट अ वेरी नाइस सेंस कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगले स्लाइड में अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। अब पहली बात आप ये याद रखिएगा, जब हम प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो पहली बात याद रखिएगा कि अभी मैंने चर्चा की थी कि पिछले 5 साल में एनवायरमेंटल इकोलॉजी से प्रीलिम में 92 क्वेश्चंस आए हैं, तो एवरेज 18 से थोड़ा ऊपर ही है, ठीक है। आप यकीन करेंगे कि 92 में से 80 क्वेश्चंस बस 10 टॉपिक से आए हैं, 80 क्वेश्चंस। बाकी के 12 क्वेश्चन थोड़े रैंडम हैं। ये लीजिए, ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। और सबसे पहले सबसे बड़े एरियाज को एक बार हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी 11 क्वेश्चंस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 15 क्वेश्चंस, और अगर इसमें आप बायोडाइवर्सिटी को भी जोड़ लें तो आप देख लीजिए कि 15 + 7 22 क्वेश्चंस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वाइल्ड स्पीसीज और उनके संरक्षण पे, उनके कंजर्वेशन पे पूछा जा चुका है। 22 क्वेश्चंस यहीं आ गए आपके। 11 क्वेश्चंस तो बेसिक्स पे है कि इकोलॉजिकल पॉल्यूशन, पॉपुलेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है। एक बार तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन पूछ लिया। मुझे लगता है कि 2014 का प्रीलिम्स था जब इकोसिस्टम के डेफिनेशन पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वैसे अब नहीं लगता कि इस तरह के डायरेक्ट डेफिनेशन के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह के भी फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी में आप बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के क्वेश्चन ले लें, इकोलॉजिकल सक्सेशन के क्वेश्चन ले लें,
अलग अलग इकोलॉजिकल रोल में ऑर्गेनिजम्स के रोल को ले लें कि प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी में आता है। और फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी से 11 क्वेश्चंस हैं। बायोडाइवर्सिटी अगर उसमें वाइल्ड लाइफ आप मिला दें तो ये सबसे बड़ा एरिया बन जाता है, 22 क्वेश्चंस इन द लास्ट 5 ईयर्स। और एक और बहुत बड़ा एरिया है, वो एरिया है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, है ना, उससे भी 15 क्वेश्चंस है। तो अगर आप यहाँ पे टोटल कर लो तो आप देखते क्या हो कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस पिछले 5 साल में इन 3 टॉपिक से आए हैं। और इस तरह की एनालिसिस होनी चाहिए। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके बिहाफ में मुझे करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था कि किसी भी एरिया के अगर बाउंड्रीज को आप ना डिफाइन करो तो हर एक एरिया में, जीएस के हर एक एरिया में ये पोटेंशियल है कि वो आपके प्रिपरेशन के कई महीनों को वो खा जाएगा और फिर भी उससे क्वेश्चंस उतने ही आने हैं। इसलिए आप लोगों को जुडिशियस होना पड़ेगा कि किस एरिया पे कितना समय देना है। और उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसकी बाउंड्रीज डिफाइन हो जाएं। और बाउंड्रीज अपने मन से नहीं, मेरे इच्छा से नहीं कि मुझे ये एरिया पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है तो इस एरिया की बाउंड्रीज थोड़ी सी लूज छोड़ दें, नॉट लाइक दैट। बाउंड्रीज जब भी डिफाइन हो तो डेटा के बेसिस पे, रियल वर्ल्ड डेटा के बेसिस पे कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये रहा हमारा बाउंड्री। यहाँ पे इतनी गहराई में जाना है, यहाँ पे इतने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन से 10 टॉपिक्स हैं जिन पे हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान होगा। और इन 10 टॉपिक्स को मिला करके 80 प्लस क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और उसी के साथ आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को जोड़ लें। उसके बाद फॉरेस्ट्स एंड देयर कंजर्वेशन, कोस्टल रेगुलेशन एंड मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड मैराइन इकोसिस्टम्स। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, 3 ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। हाल में कोस्टल रेगुलेशन जोन का नया नोटिफिकेशन, मॉडिफाइड नोटिफिकेशन आया है और काफ़ी कुछ हो रहा है। तो इस पे मुझे लगता है कि आने वाले साल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसको थोड़ा हम लोग कर लेंगे। हालांकि क्वेश्चंस कम ही आए हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत बड़ा एरिया है। क्लाइमेट चेंज हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। फिर अलग अलग लॉ, एक्ट, अलग अलग पॉलिसीज़ और दूसरे जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, उन सब पे हर साल एक दो क्वेश्चन आया है पिछले 5 साल में। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन आए हैं। और फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडिंग मैकेनिज्म से 7 क्वेश्चन आए हैं। तो ये हमारे बिग 10 टॉपिक्स हैं जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत होगी। और उसके बाद मिसलेनियस होगा, और करंट तो एक ऑनगोइंग है जो कि क्लास फिनिश होने के बाद भी चलता रहेगा। अब जरा हम मेंस में देख लें कि वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कि मेंस में अच्छे से करने की ज़रूरत है। 8 टॉपिक्स हैं और इन 8 टॉपिक्स को मिलाकर के मेंस में पूछे गए हैं टोटल 24 क्वेश्चंस पिछले 10 साल में। तो वही किसी साल 3 पूछ लिया तो किसी साल 2 ही क्वेश्चन रहे। और ये हैं क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इन 2 एरियाज से आए हैं। हर साल एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। क्लाइमेट चेंज से एक क्वेश्चन आया है, और दूसरा भारत में जो एनवायरनमेंट को लेके पॉलिसीज़ हैं, एनवायरनमेंट को लेके जो लॉ हैं, जो एक्शन प्लान हैं वगैरह, उन पे क्वेश्चन आता रहा है। तो 8 क्वेश्चन डोमेस्टिक मैकेनिज्म्स एंड पॉलिसीज से आए हैं और 5 क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज से आए हैं। बाकी के जो एरियाज हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कोस्टल रेगुलेशन, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, वेस्ट मैनेजमेंट से 1 ही क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से 2 क्वेश्चन हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से 2 क्वेश्चन हैं। और ये रहे 2 बड़े एरिया जहाँ से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बस इन 2 एरियाज से आए हैं।
तो ये हो गए वो टॉपिक्स जहाँ पे वी हैव टू पे मोर अटेंशन एंड वी हैव टू कलेक्टिवली वर्क हार्ड ऑन दीज टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि बस यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बियॉन्ड भी पढ़ेंगे, लेकिन दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेट्स बी टोटली क्लियर अबाउट इट। अब आ जाते हैं हाउ टू प्रिपेयर। हाउ टू प्रिपेयर पे मेरे पास 2 स्लाइड्स बनाए हैं। एक स्टैंडर्ड वे कि अगर आप मेरी क्लास में नहीं पढ़ रहे होते, मेरी क्लासेस 11 से शुरू हो रही हैं इस बैच में, तो अगर मेरी क्लास नहीं अटेंड कर रहे होते तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनको हम स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं। सबसे पहले सिलेबस के थ्रू जाइए, और सिलेबस आप देख रहे हैं कि एकदम से 2 सेंटेंस में सिलेबस को निपटा दिया है और उससे आपको कोई इंसाइट मिलेगा नहीं। उसके बाद आप क्वेश्चन के नेचर को एनालाइज करेंगे पिछले साल के क्वेश्चंस को देख करके, और तब आप धीरे धीरे सिलेबस के टॉपिक्स को लिखना शुरू करेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चंस हैं जहाँ से सिलेबस के टॉपिक अब मुझे समझ में आ रहे हैं। फिर आप एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को न्यूज़पेपर से आप निकालेंगे और जो कि डे टू डे बेसिस पे आता है, और तब आप एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बनाएंगे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बेस बनाएंगे। फिर एनवायरनमेंट की न्यूज़ पढ़ के उस नॉलेज बेस को और ऑगमेंट करेंगे। फिर स्टैटिक और डायनेमिक को इंटीग्रेट करेंगे। फिर आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस और मेंस के लिए जो प्रॉपर एक आंसर राइटिंग होती है वो करेंगे। और फिर प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से आप जो पोटेंशियल क्वेश्चन हैं उनका आप टेस्ट सीरीज करेंगे। इतनी लंबी प्रक्रिया, और उसके बाद भी एनवायरनमेंट में प्रीलिम में ज़्यादातर लोग इस तरह के ओपन एंडेड प्रोसेस से अनफॉर्चुनेटली 50% क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली करके आ पाते हैं, वो भी जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तैयारी की है। मैं किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब इस तरह की पूरी जिम्मेदारी एक स्टूडेंट को दे दी जाती है तो स्टूडेंट अपने माइंड से जो भी बेस्ट कर सकता है वो करता है, लेकिन वो अक्सर यूपीएससी के लिए बेस्ट नहीं रह पाता। और एक थोड़ा आसान वाला तरीका है द इजी वे। इजी वे का सबसे पहला प्रिजम्पशन ये है कि आप सारे लोग मेरी सारी क्लासेस करेंगे, एक भी क्लास छोड़ेंगे नहीं। अगर लाइव के टाइम में आप एट द सेम टाइम लाइव नहीं हो सकते तो अपने टाइम में क्लास की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखें, लेकिन हर रोज़ जिस दिन क्लास हुई है उस दिन आप क्लास की रिकॉर्डिंग या क्लास को लाइव बैठ करके ज़रूर से देखेंगे। अटेंड ऑल माई क्लासेस, ऑल यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है, आप क्लास में सिर्फ और सिर्फ बैठेंगे नहीं, मेरे लेक्चर्स को देखेंगे नहीं, आप ऐसे फर्ज करेंगे कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, मेरे सामने की कुर्सियों पे आप बैठे हुए हैं। दैट हैज़ टू बी द माइंडसेट। और जब आप क्लास में बैठते हैं तो क्या करते हैं, जब भी आपके टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो आप चीज़ों को उसी समय टीचर के साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्या सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं, कुछ लिखते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, आप लिखते भी हैं और खूब लिखते हैं। कोशिश होती है कि टीचर के बोले हुए हर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, हर एक इम्पॉर्टेंट टर्म, हर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारी नोटबुक में चले जाए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप टीचर को वर्बैटिम कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप टीचर की बोली हुई चीज़ों को, उनकी बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को आप अपने मेंटल लेवल पे प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस करके एंड देन यू आर राइटिंग इट डाउन इन योर नोटबुक, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो नोट्स है ना, ये सबसे प्राइसलेस नोट्स है। तो हर एक क्लास में बैठ करके जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि हर कुछ नोट करना है। कुछ चीज़ें छूटेंगी, डोंट वरी, छूटने दो, रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग में देखना। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ऑनलाइन मीडियम का कि अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप रिकॉर्डिंग में उसको देख सकते हो, लेकिन वो देखने की जिम्मेदारी आपकी होगी और अपने क्लास नोट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। और यही वो क्लास नोट्स है जो आपको उन लोगों से डिफ्रेंशिएट करेगा जो कोचिंग करके भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको क्लास नोट्स हर एक मिनट, हर एक 5 मिनट में जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है उसकी क्लास नोट्स तो बनानी ही बनानी है। इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। इवन इफ आपको वीडियो दोबारा देखना पड़े तो देख लेना। सिविल सर्विस में जब सिलेक्ट हो जाओगे
तब आपको समझ में आएगा कि आपके हाथ के बनाए हुए नोट्स कितने प्राइसलेस थे। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ मेरी क्लास पे लागू नहीं होता, ये सारी क्लासेस पे लागू होता है। ठीक है, उसके बाद मैं हैंडआउट्स भी दूंगा। हर एक क्लास के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन का हैंडआउट दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल का हैंडआउट दूंगा। तो हैंडआउट्स और आपके हाथ के बने हुए क्लास नोट्स कितने बार पढ़ने हैं? 3 बार। तभी चीज़ें समझ में आती हैं, तभी चीज़ें दिमाग में जाती हैं। एक बार देख के तो कई सारी फिल्में भी नहीं समझ में आती। अब ये मत सोचिएगा कि अच्छा सर थोड़े डल टाइप के हैं कि एक बार में इनको फिल्म भी नहीं समझ में आती है। फिल्म जब आप दूसरी बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पहली बार क्या क्या चीज़ें मुझसे छूट गई थी, किन किन बारीक चीज़ों पे मेरा ध्यान नहीं गया था। अगर आप फिल्म एक ही बार देखें, और ये भी मैं नहीं कह रहा कि हर फिल्म अब आप 2 बार देखें, फिल्म से सिविल सर्विस में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, राइट। लेकिन मेरी क्लासेस से या जो बाकी दूसरी क्लासेस हो रही हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर क्लास के साथ नोट्स बना के 3 बार पढ़ें। मैं ये कह रहा था कि जब आप एक फिल्म को दूसरी बार देखोगे 3-4 दिनों के बाद, देन यू विल रियलाइज कि पहली बार में क्या क्या वो बारीकियां थीं जिनको आपने नोटिस ही नहीं किया। और अगर गलती से तीसरी बार देख लिया तब आप एकदम डिफरेंट लेवल पे उस फिल्म के बारे में बात करोगे। 3 बार कोई नोट्स पढ़ लिए तो आप उस टॉपिक पे एक डिफरेंट लेवल पे बात करोगे, और वही वो डिफरेंट लेवल है जो आपको सेलेक्ट कराएगा। और ये मैं उन लोगों के अनुभव से कह रहा हूँ जो सिलेक्ट होकर के मेरी क्लासेस से गए हैं। 20 साल में 2100 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और उसमें कम से कम आप 10 से गुना कर दो जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं। और उन सब लोगों के जो सिलेक्ट हुए हैं, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उनके अनुभवों से ये तो पक्का है कि आपके खुद के बनाए हुए नोट्स और कितनी बार आप रिवाइज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर होते हैं आपके सिलेक्शन में। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किताब से भी पढ़ रहे हो तो भी एक बार अपने नोट्स बनाने की कोशिश करो। स्टडी मटेरियल से भी पढ़ रहे हो तो भी कोशिश करो कि आपके खुद के हाथ के बने हुए नोट्स हों। जब आप बनाओगे आप खुद रियलाइज़ करोगे कि उन टॉपिक्स पे आपका कमांड एक डिफरेंट लेवल पे है, और जिन टॉपिक्स पे अपने हाथ के नोट्स नहीं बनाए उन पे आपका कमांड थोड़े से नीचे के लेवल का है। आज इंट्रोडक्शन की क्लास है तो थोड़ी इस तरह की ज्ञान की भी बातें ज़रूरी हैं। आगे भी क्लास के दौरान भी चलती रहेंगी, लेकिन उस समय थोड़ा सब्जेक्ट मैटर पे फोकस ज़्यादा रहेगा। उसके बाद क्या है कि आपके पास डेली करंट का कंटेंट आपको मिलता है। तो डेली करंट से एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने इशू हैं उनको एक नोटबुक में आप कलेक्ट करते चले जाइए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी है उसको एक नोटबुक में आप कलेक्ट करते जाएं। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज होगा ही, तो वहाँ से प्रैक्टिस करें। लिखने के लिए, आंसर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं दिया करूँगा, तो उनको आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें। बस एक फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी से चूँकि मेंस में क्वेश्चन नहीं आते तो वहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा। बाकी के जितने टॉपिक्स हैं उन सब पे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और उन सब पे मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊँगा। और ये सबको एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 2 बार और रिवाइज कीजिएगा एग्ज़ाम में जाने के पहले। तैयारी के दौरान 3 बार, एग्ज़ाम में जाने के पहले 2 और बार। आप ये सोच रहे होंगे कि 5 बार कौन रिवाइज करता है। अगर ये सोच रहे हैं तो इसका उत्तर बता देता हूँ, वो रिवाइज करता है जिसका सिलेक्शन होता है। ये अब सुनने में बहुत अच्छा लगे, सुनने में बहुत चुनौतीपूर्ण लगे, आप कर लोगे। एक बार जब डिसाइड कर लोगे ना, इन 2 कानों के बीच में जो ब्रेन है, तो उस ब्रेन में आप जब डिसाइड कर लोगे कि करना है तो 3 बार तैयारी के दौरान भी रिवीजन करोगे और 2 बार आप एग्ज़ाम के पहले भी रिवीजन करोगे। और जब करोगे तो आपके प्रिपरेशन का लेवल वो होगा जो एक साथ 1000 लोगों को पीछे छोड़ के आपकी जगह बनाएगा। और ये होता है सिविल सर्विस में गेम में बने रहने का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला। आगे बात करूंगा कि सिविल सर्विस में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी प्लानिंग कैसे होती है। काफ़ी कुछ सीखा है अपने स्टूडेंट से, तो उसकी भी बात होगी। कभी स्पेशल क्लासेस भी उस पर हो जाएंगी।
लेकिन इतना तो क्रक्स, इतना तो बेसिक आज ही आप समझ लो। बस क्या पढ़ना है, ठीक है, तैयारी कैसे की जाए, तो उसमें यह है कि क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी की बायोलॉजी की क्लासेस, बायोलॉजी की बुक क्लासेस नहीं, एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक्स जो क्लास 12th की हैं, उसमें 4 चैप्टर हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के। वो 4 चैप्टर आप पढ़ लेना। कोशिश करना कि मेरी क्लासेस 11 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, उसके पहले पढ़ के आना, ज़्यादा मजा आएगा क्लासेस में। अभी टाइम है, तो अगर आप पढ़ लोगे तो यू विल एंजॉय माय क्लासेस ऑल द मोर। नहीं भी पढ़ पाओगे तो मैं उन थीम्स को क्लासेस में तो टच करूंगा ही, लेकिन पढ़ लोगे तो यू विल एंजॉय इट मोर। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th, उसमें 4 चैप्टर हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट के। एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो उन चैप्टर्स को। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में कीजिएगा, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश वाली कीजिएगा, और उनको आप एक रीडिंग लगा लीजिएगा। फिर मेरे नोट्स का मतलब क्या, जो मैं क्लास के बाद हैंडआउट्स दूंगा वो पढ़िएगा। जो हैंडआउट 2 तरह के होंगे, एक तो जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा वो तो होगा ही, इसके साथ साथ मैं कुछ एडिशनल हैंडआउट भी दूंगा तो वो भी। और सिर्फ मेरे हैंडआउट ही नहीं, बल्कि जब मैं नोट्स कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इट इंक्लूडिंग क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स भी आप जरूर से पढ़ रहे होंगे। अब कितनी बार रिपीट करूं, अब आप लोग थक गए होंगे मेरे इस रिपीटेशन से। और डेली करंट, या तो मटेरियल से या न्यूज़पेपर से, बस इतना ही पढ़ना है। कोई बुक नहीं, मार्केट में कुछ गाइड्स हैं बहुत पॉपुलर हैं, उनसे क्वेश्चन का वो कवरेज नहीं मिलेगा जो आपको इन सिंपल सोर्सेज से मिलेगा। और आप खुद से अनुभव करोगे कि एग्ज़ाम में कितने सारे क्वेश्चंस को लेके आप कितने कंफर्टेबल हो। मेरे बारे में एक बात कही जाती है कि प्रीलिम तक में मेरे पढ़ाए हुए से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर्स की बात मैं नहीं कर रहा, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी संख्या में। और अगर करंट को ऐड कर लोगे तो मान के चलना कि प्रीलिम में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 80% क्वेश्चन आपके ग्रिप में होंगे किसी भी दिन। और अगर दिन थोड़ा अच्छा हुआ तो प्रीलिम में जो 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 90% क्वेश्चन आपके नॉलेज रेंज के अंदर होंगे। अब इससे ज़्यादा कोई भी बुक, कोई भी रिसोर्स, कोई भी क्लास आपको नहीं दे सकती है। तो बस कॉन्फिडेंटली इतने ही सोर्सेज पे आप टिके रहो, लेकिन बहुत अच्छे से करो। और वो बात हो चुकी है कि अच्छे से मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बस आज की इस छोटी सी इंट्रोडक्शन में मोटे तौर पे ये बातें आपको कहनी थी। और फाइनली 11 अप्रैल जो कि है ट्यूसडे से मेरी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पहली क्लास में इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, अब तो सिलेबस की चर्चा हो ही गई है और सिलेबस की चर्चा के साथ साथ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ की भी चर्चा हो गई है। तो उस दिन हम लोग थोड़े इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, थोड़े क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन की थोड़ी एनालिसिस भी कर लेंगे हम लोग कि क्वेश्चन में किस तरह से एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन की फैमिलियरिटी से शुरू में ही आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा चीज़ों को किस लेवल पे पढ़ना है, तो वो करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अपनी पढ़ाई को भी शुरू कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेस अलग होंगी। इंग्लिश की क्लासेस में भी कुछ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हिंदी में ही रहेंगी, और हिंदी की क्लास प्रॉपर हिंदी में रहेगी जहाँ पे सिर्फ टर्म्स इंग्लिश में आएंगे। क्लासेस लाइव ऑनलाइन रहेंगी। क्या क्या लेकर आना है, खूब सारे A4 वाइट शीट। यूपीएससी आपको मेंस में वाइट शीट देगा, रूल्ड शीट नहीं देगा, इसलिए अभी से आपको वाइट शीट पे लिखने की आदत डालनी है। इसलिए तैयारी में आप सिर्फ और सिर्फ वाइट शीट यूज़ करेंगे। ब्लू या ब्लैक पेन लेकर आएंगे, स्केच पेन का एक सेट लेकर आएंगे। क्लास में कुछ अच्छे अच्छे डायग्राम बनाएंगे, तो वो डायग्राम आप लोग अपने हाथ से जब अपने नोटबुक में बनाएंगे तो थोड़ा स्केच पेन वगैरह से नोट्स की खूबसूरती बनी रहेगी और आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, और कई चीज़ें कलर की वजह से क्लियर भी हो जाएंगी। और क्या लाना है, अपना 100% एनर्जी, पॉजिटिविटी और अटेंशन। 100% अटेंशन चाहिए आपका, 100% पॉजिटिविटी और 100% एनर्जी चाहिए। और फिर देखिए कि हम लोग साथ बैठ करके कितने ज़बरदस्त तरीके से एनवायरमेंटल इकोलॉजी को करेंगे।
हम लोग आपकी क्लासेस के लिए अलग से रेगुलर इंटरवल पे डाउट्स की हुई क्लासेस रख लेंगे, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब एक बड़ी संख्या में, और इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो जब एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं और अगर सारे स्टूडेंट पूरी क्लास के दौरान कुछ ना कुछ पूछते रहें, तो होता क्या है कि ठीक है वो प्रश्न ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन टीचर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ। इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे हम लोग आमने सामने की क्लास में, फेस टू फेस की क्लास में क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं डाउट्स को पूछते हैं जिनको क्लियर किए बगैर आगे बढ़ना एकदम नामुमकिन है। तो यहाँ भी उसी तरह के डाउट्स हम लोग हर 15 मिनट पे 1-2 मिनट अलग से निकाल के ऐसे डाउट्स को ही डिस्कस करेंगे जिनको समझे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अदरवाइज हम लोग बाकी डाउट्स के लिए आप चैट में लिख दीजिए, टीम उनको देन एंड देयर अटेंड कर लेगी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डाउट होंगे जो आप मेरे नोट्स पढ़ के आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, और फिर भी कुछ डाउट्स रहेंगे, उसके लिए अलग से हमें डाउट की सेशन करनी होगी। मैं सहर्ष उन सेशंस को करूँगा, क्योंकि वो भी आपकी तैयारी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा। तो बस आज के इस इंट्रोडक्टरी सेशन में मुझे लगता है कि मेरे साथ और इस विषय के साथ एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। इससे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो फिर वो इंट्रोडक्शन के दायरे से ऊपर चला जाएगा। तो आज हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए हैं, और अब इस इंट्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म पे अब हम डे टू डे लेवल पे 11 तारीख से अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे, और फिर इस सब्जेक्ट को उस गहराई पे, उस लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे जिस लेवल पे सिविल सर्विस हमसे डिमांड करता है। तो बस इतना ही। गुड बाय एंड गुड लक। मुझे लगता है कि ये सुन करके, ये समझ करके थोड़ा कॉन्फिडेंस इस एरिया को लेकर आ गया होगा, और जब आप करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस हर क्लास के साथ बढ़ता ही जाएगा। बस, तो ऑल द बेस्ट, और फिर अब 11 तारीख को आप लोगों से रूबरू होंगे। गुड बाय।